जय हिंद। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स डिजिटल पर। स्पेन से आजादी के बाद से अमेरिका के हमले तक कैसे बर्बाद हो गया वेनेजुएला, आज मैं पूरा इतिहास आपको बताने जा रहा हूं। तेल के सबसे बड़े भंडार वेनेजुएला के पास है। इसने दुनिया को तेल दिया और आज खुद तबाह हो गया। आखिर कैसे और क्यों? स्पेन से आजादी मिलने के बाद से अब तक कैसा रहा है अमेरिका का इतिहास वेनेजुएला के साथ, और कैसे बर्बाद हुआ वेनेजुएला, एक एक कर पूरी कहानी समझिए आज इस वीडियो में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिकी सेनाओं ने बड़े पैमाने पर वेनेजुएला में हमले कर दिए और पूरी दुनिया चौंक उठी कि क्या एक युद्ध का फिर से फ्रंट खुल गया। मिस्टर पीस जो ये दम भरते रहे थे कि पूरी दुनिया में वो शांति कराएंगे, उन्होंने खुद हमला कर दिया। यकीन नहीं हो रहा था लोगों को, लेकिन आखिरकार ये सच निकला क्योंकि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट करके ये बता दिया। इस हमले में ट्रंप ने दावा किया है कि निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर देश से बाहर ले जाया गया है, यानी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को। वेनेजुएला पर हुआ यह हमला उसके देश के इतिहास में एक नया और बड़ा ऐतिहासिक मोड़ बन चुका है। तो सवाल यह है कि क्या है इस हमले के जड़ में? असल में इसकी जड़ें इसके इतिहास में छिपी हैं। तो हम आपको बताते हैं इस वीडियो में कि वेनेजुएला के उस इतिहास की पूरी कहानी क्या है जिसने आज उसे इस हाल में पहुंचा दिया है। वेनेजुएला के इतिहास की तो यहां हजारों सालों से कबीलाई लोग रहते रहे हैं। 15वीं सदी की बात करें, 1498 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने वेनेजुएला तट की खोज की और 1522 में स्पेन यहां पर आ धमका और उपनिवेश बना लिया। 1810 तक यानी कि 1522 में स्पेनिश यहां पर पहुंचे, इसे अपनी कॉलोनी बनाई और 1810 तक उनका ही यहां पर शासन रहा, यानी कि स्पेनिश रूल। 18वीं सदी के आखिर में यहां पर आजादी के लिए संघर्ष की शुरुआत हो गई और 1811 में वेनेजुएला ने स्पेन से आजादी हासिल कर ली। 1821 में सिमोन बोलीवर के नेतृत्व में वेनेजुएला, कोलंबिया, पनामा और इक्वाडोर ने मिलकर पूर्ण स्वतंत्रता हासिल की। वहीं 1830 में यह ग्रेन कोलंबिया से अलग होकर के स्वतंत्र गणराज्य बना था और 19वीं सदी में कैडिलो, जो कि सैन्य तानाशाहों का यहां पर शासन चला। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कैसे वेनेजुएला, जहां पर सबसे बड़ा तेल का भंडार है, वो आर्थिक रूप से कमजोर होता चला गया। तो 20वीं सदी की शुरुआत में तेल की खोज ने वेनेजुएला को दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश बना दिया था। जाहिर है यहां पर पैसों की बारिश हो रही थी। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया। यहां पर 1958 से लोकतंत्र की भी शुरुआत हो गई थी, लेकिन 1999 में ह्यूगो शावेज के सत्ता में आने से बोलिवेरियन क्रांति की यहां पर शुरुआत हो गई। सत्ता में आने के बाद ह्यूगो शावेज ने समाजवादी नीतियां अपनाई, जिससे शुरुआत में गरीबी घटी, लेकिन तेल की गिरती कीमतों से यहां पर अर्थव्यवस्था चरमरा गई और यहीं से अमेरिका से भी दुश्मनी शुरू हो गई, क्योंकि समाजवादी व्यवस्था यानी अमेरिका का दुश्मन। और इसीलिए उस दौर में दुनिया दो ध्रुवों में बंट गई थी। एक तरफ अमेरिका जो कि पूंजीवादी व्यवस्था और दूसरी तरफ रूस जो कि समाजवादी और साम्यवादी व्यवस्था। तो वेनेजुएला ने साम्यवादी सिद्धांत को चुना, रास्ते को चुना और अमेरिका उसका दुश्मन बन बैठा। साल 2013 में शावेज की मौत हो गई और उसके बाद आए निकोलस मादुरो। सत्ता उनके हाथ में गई, जिन्हें अब अमेरिका दावा कर रहा है, ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने अरेस्ट कर लिया है। यहां तक कि इस अमीर देश में जो कभी काफी समृद्ध था, तेल मिलने के बाद, तेल के भंडार सबसे ज्यादा मिलने के बाद भुखमरी तक शुरू हो गई थी। निकोलस मादुरो के शासनकाल में भुखमरी हुई, लाखों लोगों ने पलायन किया। 2018 और 2024 के विवादित चुनावों में मादुरो की जीत हुई, लेकिन इंटरनेशनली इसको अवैध माना गया कि यह चुनाव सही तरीके से नहीं कराया गया। अमेरिका ने निकोलस मादुरो पर नार्को टेररिज्म के भी आरोप लगाए। अमेरिका ने कहा कि यहां पर ड्रग का धंधा चल रहा है।
अब वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर मौजूद एक देश है। वेनेजुएला बोलिवियन गणराज्य का एक संघीय गणराज्य है। इसमें 23 राज्य हैं, 2 संघीय क्षेत्र हैं, एक राजधानी है और इसमें महाद्वीपीय भूभाग भी है। कैरेबियन सागर में कई द्वीप और छोटे द्वीप भी शामिल हैं। वेनेजुएला का कुल क्षेत्रफल लगभग 9,16,445 वर्ग किलोमीटर है और इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर है काराकस। यहीं पर सबसे ज्यादा अमेरिकी हमला हुआ है। वेनेजुएला की आबादी करीब 28 से 29 मिलियन यानी कि 2.8 करोड़ से 2 करोड़ 90 लाख के आसपास है। अमेरिका और वेनेजुएला में अब आखिर दुश्मनी क्यों हुई, इसको भी समझिए, जिसका अंजाम हुआ है यह हमला। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में दुश्मनी ह्यूगो चावेज के समाजवादी शासन के दौर में शुरू हुई, जब मैंने बताया कि दुनिया 2 ध्रुवों में बटी थी, जिसको हम बाइपोलर वर्ल्ड कहते हैं या फिर जिसको कोल्ड वॉर भी कहते हैं, जो अमेरिका और यूएसएसआर के बीच चल रहा था, रशिया के बीच चल रहा था। जब अमेरिका ने ह्यूगो ने दरअसल समाजवादी शासन यहां पर स्थापित किया तो अमेरिका ने इसे साम्राज्यवाद विरोधी मान लिया। उस दौर में दुनिया ऐसे ही चल रही थी, आपको 2 में से 1 को चुनना होता था। हालांकि भारत ने गुट निरपेक्ष अपने आप को रखा था कि हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे, लेकिन दुनिया के ज्यादातर देश या तो खुशी से या मजबूरन किसी न एक खेमे को ज्वाइन कर लेते थे। चावेज ने समाजवादी खेमा यानी कि यूएसएसआर यानी कि रशिया वाला खेमा चुना और अमेरिका दुश्मन बन गया। ह्यूगो चावेज की मौत के बाद निकोलस मादुरो के शासनकाल में तनाव बढ़ गया। अमेरिका ने मादुरो पर मानवाधिकार उल्लंघन, भ्रष्टाचार, विवादित चुनाव जो 2018-2024 में हुए थे और नार्को टेररिज्म यानी कि ड्रग के धंधे का आरोप लगाया। दरअसल यह अमेरिका की घेराबंदी थी। चावेज की मौत के बाद अमेरिका ने ठाना कि वो फंदा कसेगा अब वेनेजुएला के खिलाफ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सैंक्शंस लगाए, तेल निर्यात को रोका, मादुरो को अवैध घोषित किया। वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज से लेकर के वर्तमान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो तक सबके शासनकाल में अमेरिका वेनेजुएला पर दबाव बनाता रहा और यही वजह है कि वेनेजुएला अमेरिका के सामने कभी भी दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया और उसके सामने हमेशा डटकर खड़ा रहा, जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को खटकती है। और ये वेनेजुएला पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाते चले गए, यानी कि ट्रंप। तो अब वेनेजुएला कैसे तबाह होता गया? वेनेजुएला की बर्बादी ह्यूगो चावेज के शासनकाल में तो शुरू हो गई थी। तेल की ऊंची कीमतों पर ज्यादा खर्चा हुआ, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तेल की कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया और यहां से और तनातनी बढ़ी क्योंकि कई अमेरिकी कंपनियां थी जो राष्ट्रीयकरण में वेनेजुएला के सरकार के हाथ में चली गई और कीमत नियंत्रण से अर्थव्यवस्था कमजोर हुई। अमेरिकी प्रतिबंध ने तेल निर्यातों को रोक दिया। इससे यहां की अर्थव्यवस्था चरमरा गई और लाखों लोग यहां पर भुखमरी, बेरोजगारी के शिकार हुए और पलायन करते चले गए। इन्हीं हालातों के बीच में आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके वेनेजुएला पर ट्रंप ने अब आकर हमला कर दिया है। तो अब आरोप क्या क्या लगाए हैं अमेरिका ने, यह समझ लीजिए। ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि मादुरो एक ड्रग कार्टेल चलाते हैं। अमेरिका ड्रग तस्करी के खिलाफ अभियान चला रहा है। मादुरो ने इन आरोपों को पूरी तरह से हालांकि खारिज किया। उनका कहना था कि वो नशीले पदार्थों के कारोबार में शामिल नहीं है और अमेरिका असल में उनकी सरकार गिराना चाहता है क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। दुनिया के कई देश भी ऐसा मानते हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी दावा किया कि वेनेजुएला ने अमेरिकी कंपनियों के तेल अधिकार और अवैध रूप से उनके छीन लिए सारे। 1976 में असल में वेनेजुएला की सरकार ने पूरे तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर लिया था। इसका मतलब था विदेशी तेल कंपनियां जो दशकों से वहां पर तेल निकालने का काम कर रही थी, उनके सभी ऑपरेशंस और संपत्तियां वेनेजुएला की नई सरकारी कंपनी पेट्रोलियोस डे वेनेजुएला के पास चली गई। यह राष्ट्रीयकरण कानूनी तरीके से हुआ और कंपनियों को मुआवजा भी दिया गया, लेकिन कुछ कंपनियां इससे नाराज हो उठी और उन कंपनियों से जुड़े देश भी। उस समय अमेरिकी कंपनियों की वेनेजुएला में तेल उद्योग को विकसित करने में बड़ी भूमिका थी। लिहाजा अमेरिका अभी भी वेनेजुएला की तेल कंपनियों को अपनी संपत्ति मानता है। अमेरिका की अलग अपनी दादागिरी है, ताकत है। लिहाजा दोनों देशों में तनाव बढ़ता गया और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूएसएस ग्रेवली, यूएसएस जेसन डनहम, यूएसएस सैमसन नाम के 3 एजिस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर वॉरशिप वेनेजुएला के तट पर अमेरिका ने तैनात कर दिए और तीनों वॉरशिप हवा, समुद्र और पनडुब्बी हमलों से खुद को रक्षा भी कर सकते हैं और दुश्मन पर हमला भी कर सकते हैं।
इनके साथ 4000 सैनिक मौजूद हैं यहां पर। अब P-8A पोसाइडाइन विमान और हमलावर पनडुब्बी भी इसके साथ में हैं। तो इन तीनों वॉरशिप की बड़ी खासियतें हैं, ये बड़े युद्ध को जीत सकते हैं और बड़े हमला करने में सक्षम हैं, और इन्हीं को यहां पर तैनात कर दिया गया। अब यह बहस तेज हो गई है कि क्या चीन इसे एक मिसाल के तौर पर मानकर ताइवान पर भी तो हमला नहीं कर देगा, क्योंकि अब तक अमेरिका, अब इसके क्या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर नतीजे हो सकते हैं इसको भी समझिए, बहुत अहम है। आगे क्या हो सकता है अमेरिका का जो वेनेजुएला पर हमला हुआ है। अब तक चीन को अमेरिका ये धौंस दिखाता रहा था कि किसी भी संप्रभु देश यानी कि ताइवान पर वो हमला अगर करता है तो अमेरिका बीच में खड़ा मिलेगा उसको, उसके खिलाफ। लेकिन अब अमेरिका ने खुद ये काम कर दिया है, एक सोवरेन स्टेट वेनेजुएला पर हमला कर दिया। तो अब कहा जा रहा है, दुनिया के जानकार ये आशंका जता रहे हैं कि क्या चीन भी इसी उदाहरण को दोहरा सकता है, इसको मिसाल मान करके ताइवान पर हमला कर सकता है। कई रिएक्शंस इस तरह के आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून का क्योंकि उल्लंघन किया गया है अमेरिका की तरफ से। विशेषज्ञ कहते हैं कि वेनेजुएला में अमेरिका ने एक तरफा सैन्य बल का प्रयोग किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की विश्वसनीयता को कमजोर करता है। चीन इस तर्क का उपयोग कर सकता है कि यदि अमेरिका अपने हितों के लिए संप्रभु राष्ट्रों पर हमला कर सकता है तो उसे भी, यानी कि चीन को भी, ताइवान जिसे वो अविभाज्य राज्य मानता है, अपना हिस्सा मानता है चीन का, उस पर वो हमला करने का अधिकार है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा वेनेजुएला के तेल टैंकर की नाकेबंदी और सैन्य हमले ने एक ऐसी नजीर पेश की है जिसका चीन भविष्य में ताइवान के खिलाफ जहाजों को रोकने और सैन्य हस्तक्षेप करने के लिए भी उपयोग कर सकता है, जैसा कि अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ किया है पिछले कुछ समय से। अब ताइवान पर हमले की संभावना और चुनौतियां तो हैं। वेनेजुएला की घटना चीन को एक बहाना दे सकती है, लेकिन ताइवान पर हमला करना चीन के लिए अभी भी जोखिम बड़ा हो सकता है, क्योंकि ताइवान पर आक्रमण एक जटिल उभयचर यानी कि एम्फीबियस अभियान होगा, जिसमें आपको चीन को जमीन और समुद्र दोनों का इस्तेमाल करना होगा, जो कि बेहद ही जटिल होगा। इसके लिए काफी ज्यादा रसद की और हवाई समुद्री वर्चस्व की जरूरत होगी। अमेरिकी हस्तक्षेप का भी डर रहेगा हालांकि चीन को, क्योंकि वेनेजुएला के उलट अमेरिका का ताइवान के साथ जो संबंध तो है, ताइवान रिलेशन एक्ट है, जो ताइवान की रक्षा के लिए अमेरिकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अमेरिका ने 2026 की शुरुआत में भी चीन को ताइवान पर सैन्य दबाव बनाने की कड़ी चेतावनी दी थी कि सैन्य दबाव को चीन कम करे ताइवान पर, इसके लिए चेतावनी दी थी। लेकिन चीन मौजूदा समय में ताइवान के चारों तरफ बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास कर रहा है। इसे कई जानकार हमले का रिहर्सल मान रहे हैं पहले से ही। अब वेनेजुएला पर अमेरिका का हमला क्या चीन को एक बहाना दे देगा? चीन ने साफ कर दिया है कि ताइवान का पूर्ण एकीकरण उसका ऐतिहासिक मिशन है। तो वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले ने जाहिर तौर पर चीन को एक मिसाल दे दिया है, एक बहाना दिया है कि वो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के नियमों की अनदेखी कर सके। हालांकि ताइवान अपनी मजबूत रक्षा प्रणाली वो भी रखता है, अमेरिका के साथ उसके रणनीतिक संबंध भी हैं, और यहां का मामला वेनेजुएला के मुकाबले काफी जटिल है, और अमेरिकी जहाज भी यहां पर मौजूद हैं और वो उसकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार हैं, और लगातार चीन को चेतावनी भी अमेरिका देता रहा है। लेकिन एक पेंडोरा बॉक्स जरूर ट्रंप साहब ने खोल दिया है खुद वेनेजुएला के ऊपर हमला करके। तो आने वाले दिनों में इसके अगर खतरनाक नतीजे सामने आए, अगर चीन अग्रेसिव होगा तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, और अगर ऐसा होता है तो एक दुनिया में बड़ी तबाही की शुरुआत हो सकती है। आपको क्या लगता है, अमेरिका का यह हमला वेनेजुएला के ऊपर सही है या फिर गलत है, और क्या इसके खतरनाक नतीजे सामने आ सकते हैं, जैसा कि मैंने एक उदाहरण दिया आपको चीन का ताइवान पर हमला होने की शक्ल में? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।